नमस्कार, स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। पर आगे बढ़ने से पहले सुर्खियां। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी पर लाल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से की दखल की मांग। कहा, जनता की आवाज उठाना अपराध नहीं। आज से राजस्थान में रोडवेज बसों की शुरुआत। राज्य के अलग अलग डिपो से 55 बसों में 30 यात्रियों को लेकर सड़कों पर दौड़ेंगी बसें। यात्रा से पहले हर यात्री की होगी मेडिकल जांच। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे 35,000 निजी स्कूलों को सरकार ने दी बड़ी राहत। आरटीआई पुनर्भरण के लिए 211 करोड़ के बजट का हुआ आवंटन। संचालक लंबे समय से कर रहे थे मांग। राजस्थान के पर्यटन मंत्री ने हॉलीवुड अभिनेत्री शेरोन स्टोन को दिया राजस्थान आने का न्योता। सोशल मीडिया पर राजस्थान की सड़कों पर डांस करते मोरों के वीडियो को शेयर करने के लिए किया धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने गिरफ्तारी को निंदनीय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तत्काल दखल देकर रिहा करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू को बिना गलती के गिरफ्तार कर लेना बेहद निंदनीय है। जनता की आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। अगर हर सत्तारूढ़ पार्टी यही करेगी तो इसका बेहद गलत प्रभाव पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जाहिर की है क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इसलिए गिरफ्तार किया गया केवल कि उन्होंने बसों के मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा की और ये मांग की कि जो मजदूर सरहद पर हैं उनके लिए जो कांग्रेस की बसें खड़ी की गई हैं उन्हें इजाज़त दी जाए, बसों से उन्हें घर पहुंचाया जाए। कांग्रेस ये मांग लगातार कर रही थी, लेकिन इस संदर्भ में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया। एफआईआर कराई गई सरकार की तरफ से और उन्हें पहले एक बार गिरफ्तार किया गया आगरा में और उसके बाद दोबारा लखनऊ में। प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से और बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है अशोक गहलोत ने कि इस मुद्दे पर वो हस्तक्षेप करें। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जयपुर से। संजय जी, अशोक गहलोत ने जो आज ये मांग की है वो राजनीतिक रूप से कहा जाए तो एक बड़ी बुनियादी समझ को याद दिलाने वाली बात है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए पंकज जी, ये जो पूरा मामला है उसमें आप देख सकते हैं कि राजनीति शुरू से चल रही है। बसों को कांग्रेस अध्यक्ष ने, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उनकी पेशकश की थी और उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि राजस्थान सरकार की बसें तो वैसे भी जा रही थी। तो लेकिन ऐसे में इन बसों को सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि ये कांग्रेस महासचिव और खासकर गांधी परिवार की पेशकश थी, इसलिए। अब ऐसे में आप वहां पर जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है और इसका पुरजोर विरोध किया जाना जरूरी था। ये बहुत दुख की बात है कि अभी तक हमें कांग्रेस के हलकों से बहुत इसके बारे में सुनने को नहीं मिला है, लेकिन जैसा कि हम अशोक गहलोत को जानते हैं, वो इस तरह के मामलों में पहल लेने में आगे रहते हैं। एक दूरदृष्टि, एक दूरंदेशी उनकी पूरी राजनीतिक समझ और यात्रा में हमको देखने को मिलती है और यही वजह है कि उन्होंने इस मामले को उठाया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। वरना अगर आप सरकार के किसी भी कदम के खिलाफ, जिसको हम दमन के तौर पर देख सकते हैं, यदि आप एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते आवाज़ नहीं उठाएंगे, यदि आप अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर आप उनको अपने साथ जोड़े नहीं रख सकते। और शायद इस वजह से भी कि अशोक गहलोत का एक लंबा अनुभव संगठन का भी है। लेकिन अपने इस बयान में उन्होंने एक बात और कही है कि अगर सभी राज्य सरकारें ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए चेतावनी भी है कि जहां उनकी सरकार नहीं है उनके लिए वो एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। देखिए, वो अशोक गहलोत की मैं एक खासियत मानता हूँ, वो उन लोगों में है जो बिना सोचे विचारे नहीं बोलते हैं।
वो जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे गूढ़ अर्थ होते हैं, और आप उनको इस मामले में कई बार अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव की श्रेणी में भी रख सकते हैं कि वो खुले रूप में कुछ नहीं कहते हैं, सटल तरीके से अपना मैसेज देते हैं। तो चूंकि वो एक राज्य के मुखिया हैं, तो उन्होंने उस नाते इस तरीके से बयान दिया है जो कि साफ तौर पर बीजेपी के लिए चेतावनी है कि यदि वो राजनीतिक प्रतिशोध यदि करती है अपने किसी हल्के में, जिस सूबे में उसकी सरकार है, तो उसको दूसरी जगह उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि आप जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दमन अपने राज्य में कर रहे हैं, आप जरा सोच समझ के कदम उठाएं। ये जी एक सटल तरीके से कहने की बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जी इस सारी चर्चा के लिए। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आज से राजस्थान में रोडवेज की बस सेवा शुरू कर दी गई। बसों का संचालन सीमित मार्गों पर किया गया है। 55 बसों को अलग अलग बस डिपो से शुरू किया गया। बसों का टिकट 2 दिन पहले उसकी बुकिंग शुरू की गई थी। हर बस में सिर्फ 30 यात्री ही सफर कर सकते हैं। डिपो से रवाना होने के बाद बस सिर्फ अपने अंतिम स्टॉपेज पर यानी गंतव्य पर ही जाकर रुकेगी। बीच में किसी भी स्टॉपेज पर बस का रुकना प्रतिबंधित है। बस में बैठने से पहले यात्रियों का मेडिकल चेकअप भी हो रहा है। अभी इसमें खास बात ये है कि ऑनलाइन ही बुक किया है, और उसमें भी हमारी काफ़ी बसें 50% से 80% तक गाड़ियाँ बुक हो गई। और आगे भी हमें जो बराबर जो इंक्वायरी जा रही है उस हिसाब से आगे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसमें आने वाला है, और पब्लिक को एक अच्छी सुविधा हम जो देने के लिए तत्पर रहते हैं वो उसका शुभारंभ हो चुका है। जो अपनी 50 की कैपेसिटी की बस है उसमें 30 लोगों को ही अलाउ किया गया है, बाकी सीटें ब्लॉक कर दी गई है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग जो कोविड के थ्रू जो अभी मैसेज है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं आरएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन जैन से। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज राजस्थान में। ये बताएं कि जो बस चलाने का ये फैसला हुआ है और जिस तरीके से कोरोना का खतरा है, इन दोनों के बीच आप संतुलन किस तरह से बिठाएंगे? देखिए, हमारे द्वारा बसों के संचालन में सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी गई है वो कोरोना की जो एडवाइजरी है उसी को दी गई है। जैसा कि राज्य सरकार ने अपने आदेश में 18 तारीख को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि राजस्थान के कौन कौन से जिले रेड हैं। जो 12 जिले रेड हैं उन कंप्लीट 12 जिलों में हमने अपने ऑपरेशन पूरी तरह से सस्पेंडेड रखे हैं। बाकी के जिलों में जो कि ग्रीन या ऑरेंज हैं और जिनमें डिमांड भी आई है कि यहाँ के लोग मूव करना चाहते हैं, हमने उनमें ही ये बस सेवा शुरू की है। और आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारी सेवा का पहला ही दिन था, और हमने ऑनलाइन की बाध्यता भी इसीलिए रखी थी कि पैसे और टिकटों के लेन देन की वजह से कोरोना इन्फेक्शन को फैलने का मौका नहीं मिले। और हमारी जितनी भी लॉन्ग रूट की बसेस थी उनमें 30 के अगेंस्ट 28, 27, 26, 29 तक बुकिंग हुई है, और कल की बुकिंग भी हमारी लॉन्ग रूट्स पे बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि 2 दिन जब लोगों को दिखेगा कि बसें चली हैं और हमने बसों को चलाया है और लोगों ने सफर किया है और कितनी सुरक्षा के साथ हम लोगों को लेके जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसकी बुकिंग और ज्यादा बढ़ेगी जब लोगों को पता चल जाएगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। और फिर हम बसों को और ज्यादा फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, संख्या भी बढ़ाएंगे। तो जिस जिस तरह से डिमांड आती जाएगी, मीडिया के थ्रू में पता चलता जाएगा या अन्य सोर्सेज से डिमांड आती जाएगी, हम इन संख्या में वृद्धि करते जाएंगे। लेकिन हम डेफिनेटली मास्क पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ऑनलाइन बुकिंग भी हम लोग यथासंभव जारी रखेंगे, और बसों को और बस स्टैंड को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। हम लोग इसके लिए पूरी तरह से जग रहेंगे। नवीन जी, एक सवाल और है, वो ये कि सारी बसें केवल गंतव्य पर ही रुकेंगी यानी अंतिम स्टॉपेज पर रुकेंगी। बीच में क्या रोकना उचित ना होता, या इससे परेशानी क्या हो रही? इसका मतलब जो छोटी दूरी वाले लोग हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। नहीं, इसका ये नहीं है। इसमें ये किया गया है कि बीच के स्टॉपेज निर्धारित हैं। मान लीजिए जयपुर से जो बांसवाड़ा की बस शुरू की गई है वो टोंक में और अजमेर में बाईपास निकल रही है, लेकिन वो बाकी जितनी भी जगह हैं उन सब जगहों पे आप देखेंगे कि चित्तौड़ है, वहाँ पे वो रुकेगी, चित्तौड़ में आदमी उतारेगी, प्रतापगढ़ बीच में आता है। इसी तरह से गंगानगर वाली जो है हमारी, उसमें भी हमने चूरू को और झुंझुनू को और हनुमानगढ़ को स्टॉप दिया है गंगानगर से पहले। धौलपुर वाली जो हमारी बस है वो भी दौसा और भरतपुर में स्टॉप कर रही है। करौली वाली बस जो हमारी बस है वो हिंडौन में और दौसा में स्टॉप कर रही है।
तो स्टॉपेज दिए गए हैं। स्टॉपेज हमने ऐसे नहीं दिए हैं कि हम कैजुअली कहीं भी लोगों को उतार दें। जी जहां पर की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं जी होगी या कैजुअल लोग उतरना चाहेंगे, वहां हम उन्हें नहीं उतारेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवीन जी इस सारी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के 35,000 निजी स्कूलों को आरटीई पुनर्भरण राशि के लिए 2018-19 की प्रथम और द्वितीय किस्त और 2019-20 की प्रथम किस्त के भुगतान के लिए 211 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने जारी कर दिया। निजी स्कूल संचालक लंबे समय से इस राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण निजी स्कूलों में फीस जमा नहीं हो पा रही थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से। गोविंद सिंह जी, ये जो पुनर्भरण राशि देने का मसला है, ये दरअसल क्या मसला है? इसका किस तरह से इसकी जरूरत आन पड़ी है? ये राइट टू एजुकेशन के तहत जो गरीब बच्चे हैं वो 25% प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा ले सकें और उसका पैसे का जो पुनर्भरण है वो सरकार करती है। तो इस के तहत इन 35,000 स्कूलों के जो पैसे बकाया थे, तो निश्चित रूप से ये आर्थिक संकट में थे। सरकार भी वित्तीय उससे जूझ रही थी, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम बालिका शिक्षा को कैसे मजबूत करें, तो इसके लिए कल परसों 43.5 करोड़ रुपए जो गार्गी पुरस्कार के रूप में जो नगद राशि उनके खाते में डालनी थी वो डाला। और फिर कहा कि इन छोटी स्कूलें जिनका भविष्य मैं समझता हूं अंधकार में लगने लग गया था, तो मुख्यमंत्री जी ने इसको पहल को देखते हुए एक राशि जारी की और 212 करोड़ रुपए हमने उन स्कूलों को देने का काम किया, जिससे वो इस संकट के समय में अपने शिक्षकों का अपने कर्मचारियों का वेतन चुका सकें और अपने आप को खड़ा करके वापस जुलाई के महीने में जब स्कूल वापस खुले तो वो लोग बाग पुनः अपना काम शुरू कर सकें। गोविंद सिंह जी, ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि फीस नहीं आ पा रही है, स्कूल कैसे चल पाएंगे, शिक्षकों को कैसे तनख्वाह दी जा पाएगी। फीस का एक बड़ा सवाल ये भी है कि तमाम अभिभावक ये चाहते हैं कि इस समय फीस ना ली जाए। आखिर इसके बीच में कौन सा रास्ता सरकार अख्तियार कर रही है? देखिए, हमें दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि इस समय में फीस नहीं दिया जाना संभव नहीं था। तो ये ध्यान में रखते हुए ये कहा गया था कि 3 महीने की जो स्कूल फीस है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि इसको डेफर कर दी जाए। लेकिन कई लोग ये भी मांग करते हैं कि साहब 3 महीने की माफ करो, 6 महीने की माफ करो। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि उन स्कूलों की अगर हम फीस माफ कर देंगे तो वो अपने कर्मचारियों को कहां से दे पाएंगे, वो स्कूल को वापस कैसे चला पाएंगे। तो ये दोनों चीजें देखने की बात है। लेकिन निश्चित रूप से ये बात कि कोई व्यक्ति इस फीस नहीं देने की वजह से विद्यालय से अपने बच्चों का नाम नहीं काटेगा, उसको किसी पढ़ाई से वंचित नहीं करेगा, ऑनलाइन स्टडी उससे वंचित नहीं करेगा, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही लोग स्वागत कर रहे हैं इस बात का कि 3 महीने की फीस डेफर हो गई है और उन विद्यालयों को नुकसान भी नहीं हुआ और बच्चों को भी स्टडी का नुकसान नहीं हुआ। तो एक बीच का रास्ता सरकार ने निकाला था। मैं समझता हूँ अब आने वाले समय में इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से कि किसी भी अभिभावक के साथ में कोई नाइंसाफी नहीं हो, कोई गलत पैसा नहीं ले, फीस को किस तरीके से मैनेज करना है, इसके बारे में भी एक कमेटी बनाई गई है जो ये देखेगी कि विद्यालय भी बंद नहीं हो और अभिभावक भी दिक्कत में नहीं हो, बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू चली जा सके। ये हमारी गहलोत साहब की सरकार का जो मापदंड है या रोड मैप है, उसके मुताबिक हम आगे बढ़े। गोविंद सिंह जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि इस समय पूरे देश में ऑनलाइन एजुकेशन पर बड़ा जोर दिया गया है, खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान, और धीरे धीरे वो जो पुरानी शिक्षा पद्धति है लगता है कि उसमें एक बड़ा गैप अब इस तरह से पैदा होगा कि ऑनलाइन शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए एक तरह से उसको स्थायी रूप से स्वीकार किया जाएगा। क्या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए राजस्थान की शिक्षा जो पूरी व्यवस्था है उसमें इसको लेकर कुछ विचार हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जो संकट का समय था उसमें हम विद्यालयों में बच्चों को नहीं ला पा रहे थे, तो हमने जो दूरदर्शन का इस्तेमाल किया, हमने रेडियो का इस्तेमाल किया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्माइल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया
और स्थायी रूप से जो टीचर्स हैं उनके ही कंटेंट्स हमने साला दर्पण पे 3-3 मिनट की वीडियो लेकर के उनका सिलेक्शन करने का काम कर रहे हैं कि उनसे पाठ्यक्रम की सामग्री तैयार कराएं, जो कभी जरूरत हो तो यूट्यूब पे या ऑनलाइन किस प्रकार से हम लोग व्यवस्था करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्थायी विकल्प ऑनलाइन ही नहीं होना चाहिए। बच्चे स्कूल में आए और पढ़ें, इसमें पढ़ाई के साथ साथ और बहुत ऐसी चीजें हैं कि बच्चों का स्कूल में आना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, ईश्वर नहीं करे, लेकिन परिस्थितियां बनती हैं कि हम बच्चों को नहीं ला पाए, तो आने वाले समय में, आने वाले सत्र से हम उन बच्चों को घर पे ही उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होने दे, ये व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और निर्देश से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कामयाबी मिलेगी। अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था आती है कि हम बच्चों को नहीं बुला पाएंगे स्कूल में संक्रमण के फैलने के डर से, तो हम लोग उनको वहीं पर पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। निश्चित रूप से ये व्यवस्था हमारी होगी। बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमसे बात करने के लिए, स्वराज राजस्थान से बात करने के लिए। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने हॉलीवुड अभिनेत्री शरोन स्टोन को राजस्थान आने का न्योता दिया है। दरअसल शरोन ने राजस्थान की सुनी पड़ी सड़क पर डांस करते मोरों का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अभिनेत्री शरोन स्टोन के इस ट्वीट को रीट्वीट कर धन्यवाद देते हुए उनको राजस्थान भ्रमण का न्योता दिया है। तो ये था वो वीडियो जिससे आपने भी देखा किस तरह से सड़क पर मयूर नृत्य हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए स्वराज राजस्थान के साथ। कोरोना महामारी के दौरान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस पॉलिटिक्स के तहत एक कोरोना के आड़ में देश में पोलराइजेशन का भी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। लेकिन स्टेट्स को कोई पावर नहीं दी जा रही है, कोई फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, एंड ऑल द पावर्स हैव बीन यूसर्प्ड बाय द पीएमओ। किस बेसिस पे ऐसा कह रहा है ऑपोजिशन? पूरा पावर उनके पास है। उनके कैबिनेट के लोग भी डरते हैं इसलिए कि अगर हम कुछ कहें तो हमको मुसीबत है, या तो पोर्टफोलियो बदल जाएगा, या ड्रॉप हो जाएंगे, या कॉर्नर कर दिया जाएगा। तो ये 20 लाख करोड़ का कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द नेशन। कोई पैसा लोगों के जेब में नहीं गया। उन्होंने जो पैकेज दिया है जी सब पुराने हैं, सब दिखावे हैं। देखिए ऑन रिकॉर्ड पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान सरकार ने एक दिन में 32,000 मीट्रिक टन अनाज खरीद कर रिकॉर्ड बनाया है। आंकड़ों के अनुसार हर रोज 28,000 मीट्रिक टन अनाज की खरीदारी हो रही है। सहकारिता मंत्री आंजना के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 20 दिनों में 1100 करोड़ रुपए की अधिक खरीदारी की गई है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर सरसों और चने की खरीद मात्र 1008 करोड़ रुपए है। वहीं अकेले राजस्थान में यह खरीद 1370 करोड़ की है। राजस्थान में अब तक 1,16,000 से ज़्यादा किसानों से अनाज खरीदा गया है। किसानों को अनाज की कीमत का भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे किसान बेहद खुश हैं। राज्य सरकार ने किसान को अनाज बेचने के लिए उनके खेतों के नज़दीक ही करीब 799 खरीद केंद्र बनाए हैं। राजस्थान सरकार किसानों के हित के लिए लगातार नए नए फैसले ले रही है। तो अनाज खरीद एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि समय पर खरीद
ना हो तो फिर अनाज या तो ख़राब हो जाता है या फिर उनके भंडारण का सवाल बना रहता है और इसीलिए अनाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं खुले में वो रखा जाता है तो। और समय पर बिक जाने से किसानों के पास पैसा पहुंच जाता है ताकि वो अगली फसल की तैयारी कर सकें और अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा सा बेहतर बना सकें। तो इस सिलसिले में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है और बड़े पैमाने पर किसानों का अनाज वो खरीद रही है। तो ये और बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन में जयपुर में ई मित्र सेवा को सशर्त शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। इस फैसले से करीब 3000 ई मित्र काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि जिन इलाकों में कर्फ्यू है वहां इस सेवा की शुरुआत की अनुमति नहीं है। ई मित्र संचालक को मास्क लगाना, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो ये सुनिश्चित करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन और ऑफिस को पूरी तरह सैनिटाइज करना ज़रूरी होगा। लोगों को ई मित्र सेवा देने से पहले इन मोबाइल पर कोविड आरोग्य सेतु ऐप और ई बाज़ार कोविड ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी होगा। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जयपुर आधार केंद्र को भी शुरू कर दिया गया है। आधार केंद्रों को राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। 2 महीने से आधार केंद्र बंद होने के कारण 2.5 लाख लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं। कई लोगों को आधार कार्ड नहीं होने की वजह से सरकारी राशन मिलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान को 1 जून से कर्फ्यू और नॉन कर्फ्यू जोन में बांटा जा सकता है। सरकार अगर इसको लागू करती है तो फिर कर्फ्यू जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं गैर कर्फ्यू जोन में सरकार की तरफ से निर्धारित छूटों को लागू किया जाएगा। सरकार की इस पहल से आम लोगों की परेशानियां कम होने की उम्मीद है। अभी बाकी राज्यों की तरह यहां रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बने हुए हैं। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जा सके। तो ये अब राजस्थान को कुछ इस तरीके से बांटने की योजना है कि एक हिस्सा रहेगा जहां कर्फ्यू रहेगा और दूसरा हिस्सा जहां कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की सारणी है उसमें तब्दीली आएगी और नए तरीके से इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। शनिवार दोपहर 2 बजे तक राज्य में कोरोना के 163 नए केस सामने आ गए। इनमें सबसे ज़्यादा केस जोधपुर में 23, पाली में 19, नागौर में 17, राजसमंद में 14, जलोरे और उदयपुर में 13 केस, डूंगरपुर और कोटा में 10 केस, झुंझुनू और बाड़मेर में 6 केस, जयपुर और अजमेर में 5 केस, सिरोही और झालावाड़ से 4 केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक 2,75,974 सैंपल लिए जा चुके हैं। राज्य में अब तक 3,03,935 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 6,657 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिड्डियों से किसानों को होने वाली परेशानी को लेकर चिंता जताई है। अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल टिड्डियों की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस साल भी बड़ा नुकसान होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इस चुनौती से निपटने के लिए कारगर कदम उठाएं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस समस्या से अवगत कराया था। आइए अब देखते हैं खबरें धौरारी, यानी फटाफट खबरें। सिरोही में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 99 लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। वहीं जिले के पहले कोरोना मरीज की मौत से जिला प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। इलाज के दौरान मृतक की दोबारा जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। इस बात से प्रशासन में हड़कंप मचा है।
अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को ट्रेस कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं जिला जेल के 6 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर से झारखंड के लिए आज एक ट्रेन श्रमिकों को लेकर रवाना हुई। लॉकडाउन की वजह से ये प्रवासी मजदूर साधन न मिलने की वजह से लंबे समय से यहाँ फंसे हुए थे और हताश होकर साइकिल से ही अपने घरों की ओर निकल पड़े थे। बाद में जिला कलेक्टर द्वारा इन्हें रास्ते में ही रोककर ट्रेन से वापस घर भेजने की व्यवस्था कराई गई। आपको बता दें कि इस ट्रेन में जोधपुर के अलावा पाली, बाड़मेर, सिरोही और आसपास के जिलों में रहने वाले श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कर निःशुल्क भेजा जा रहा है। इस दौरान इनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। बीकानेर जिले में लगातार वहां के निवासी पानी की किल्लत से परेशान चल रहे हैं। इन लोगों में आक्रोश इस हद तक बढ़ गया कि इन्होंने प्रशासन को पानी की समस्या का समाधान न होने पर जलदाय विभाग की टंकी पर आंदोलन करने की चेतावनी दे दी। दरअसल ये लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से सुध न लेने की वजह से इन लोगों का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया। पाली में कोरोना मरीजों की संख्या 256 हो गई है। इसमें 192 केस एक्टिव हैं, जबकि 60 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना से जिले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि प्रवासियों के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। लॉकडाउन ने टोक के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। बाहर आवाजाही पर रोक की वजह से बच्चे अब योग सीख रहे हैं। पारंपरिक खेलों से घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें अवगत करा रहे हैं। कई बच्चों में इन दिनों खाना बनाने को लेकर भी खासी रुचि दिख रही है। समय से उठना और फिर अपनी दिनचर्या को समय पर पूरा करना उनके जीवन का अब हिस्सा बन गया है। राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता भूपेंद्र सैनी ने अपने निजी खर्चे पर 43 परिवारों के 60 लोगों को हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए भिजवाया है। हालांकि इस यात्रा के दौरान इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग अपने मृत परिजनों की अस्थि का विसर्जन नहीं कर पा रहे थे। और स्वराज राजस्थान में अभी बस इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट